नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार नॉलेज वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने एक और नया वीडियो लेके आया हूं, जिसका सीधा संबंध भारत के एक ऐसे युद्ध से है जो भारत के आने वाले पूरे भविष्य को ही बदल देने वाली थी। उसका नाम था प्लासी का युद्ध, जो किसी एक की हाथ से निकलकर पूरी तरह से दूसरे के हाथ में यह सत्ता जाने वाली थी भारत की। प्लासी का युद्ध वास्तव में यह युद्ध था, षड्यंत्र था या छल था, या इन तीनों के अलावा भी कुछ इसमें और तथ्य छुपे हुए थे। आइए हम सब मिलकर के विस्तार में इस रोचक युद्ध षड्यंत्र जो भारत के आने वाले इतिहास को बदलने जा रही थी, उसके बारे में पूरे विस्तार रूप से हम सब चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आइए हम सब मिलते हैं हमारे छोटे से इंट्रो के बाद। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 48 किलोमीटर दूर नदियारा जिले के गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक जगह पर यह युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थी तो दूसरी तरफ बंगाल के नवाब थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, तो वहीं दूसरी तरफ नवाब बंगाल के तरफ से सिराजुद्दौला थे। इस युद्ध से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह भारत में एक व्यापारी के रूप में आई थी और व्यापारी ही करना चाहती थी, परंतु वह इस युद्ध को जीत लेने के बाद भारत का राजा बनने की कोशिश में थे और आगे चल कर के वो राजा भी बन जाते हैं। इस युद्ध से जो भी संसाधन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त होता है, उसी संसाधनों से कर्नाटक में तीसरी और अंतिम बार फ्रांस की कंपनी को वो निर्णायक रूप से पूरी तरह हटा देते हैं और हरा देते हैं वहाँ से। इस युद्ध के बाद कंपनी के अलावा केवल यहाँ पे डच ही बचते हैं, जो कि बेदरा के युद्ध में उन्हें भी कंपनी पूरी तरह से हरा देती है। अब भारत पे केवल एक ही बचते हैं, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इंडिया हाउस नामक एक लाइब्रेरी लंदन में आज भी है, जहां 20,000 से अधिक दस्तावेज हैं जो भारत के शुरुआत से लेकर के अंतिम तक गुलामी रहने के समय में जो भी दस्तावेज थे वो वहाँ पे आज भी उपलब्ध हैं। और ये सारी जानकारी, इस युद्ध प्लासी की युद्ध की जानकारी पूरी तरह से वहीं से ली गई है। उसी दस्तावेज के अनुसार यह कहा जाता है कि जो प्लासी के युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे वह 300 ही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 से अधिक सैनिक थे। तो आइए अब हम लोग कुछ ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड जो थे उनके, ये तो लाइब्रेरी में आज तक थे जो हमेशा से छिपाया गया था, लेकिन उनके जो दस्तावेज थे जो ऑफिशियली थे उनमें क्या मेंशन किया गया था उनके बारे में चर्चा करते हैं। जहां एक तरफ कर्नल रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के नेतृत्व कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का नेतृत्व मीर जाफर कर रहे थे। जहां रॉबर्ट क्लाइव के पास में 950 यूरोपियन सोल्जर थे, 2100 इंडियन सोल्जर थे और 3 तोपें थी, जबकि मीर जाफर के पास में 50,000 से अधिक सैनिक थे और 53 तोप थी। इस युद्ध के अंत में
7 यूरोपियन सोल्जर मरे थे और 16 इंडियन सोल्जर मरे थे और 13 यूरोपियन सोल्जर घायल हुए थे और 36 इंडियन सोल्जर घायल हुए थे। जबकि मीर जाफर के पक्ष में 500 से अधिक सैनिक मारे गए थे। जबकि मीर जाफर जो था वो अपने साथ करीब 45,000 सैनिक लेके जा चुका था। अब सिर्फ सिराजुद्दौला 5,000 अपने विश्वसनीय सैनिक के साथ यह युद्ध लड़ रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव यह बात काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था कि अगर आमने सामने सिराजुद्दौला से अगर वह लड़ता है तो उसकी सेना 1 घंटे भी सिराजुद्दौला से नहीं लड़ सकती है, क्योंकि ब्रिटिश की जो सैनिक थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी और सिराजुद्दौला उसके सामने काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। हर क्षेत्र में उसके पास अधिक सैन्य शक्ति थी, अधिक तोपें थी जो उन्हें कुछ ही देर में धराशायी कर देते। तब जा कर के रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 चिट्ठी लिखी थी, जिसमें एक में वह बोलता है कि हमें युद्ध के लिए पर्याप्त सैनिक और चाहिए और हम इस युद्ध को जीतना चाहते हैं ताकि हम भारत में अपना पैर पूरी अच्छी तरीके से जमा सकें। आने वाले भविष्य में भारत हमारे व्यापारी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। और दूसरे में यह बात भी करते हैं कि अगर वह यह युद्ध जीत गए तो और भी ज़्यादा सैनिक भेजने के लिए उन्हें राज़ी करा सकें। जवाब में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी एक चिट्ठी लिखी और रॉबर्ट क्लाइव को यह बताया कि अभी फ़िलहाल जो ब्रिटिश आर्मी है वो नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध कर रही है और यह लड़ाई जो है प्लासी से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वह अभी किसी भी परिस्थिति में और सैनिक बल भारत को नहीं भेज सकती है। तब जा कर के रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 2 विश्वसनीय जासूस को सिराजुद्दौला के फ़ौज में भेजते हैं और वह यह जानना चाहते थे कि क्या उनकी फ़ौज में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रिश्वत का लालच ले करके अपने ही देश के साथ गद्दारी कर सके। तब जा कर के कई दिनों की मेहनत के बाद वो 2 जासूस जो सिराजुद्दौला के फ़ौज में शामिल हुए थे, उन्होंने यह रॉबर्ट क्लाइव को बताया कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं उनकी फ़ौज में जो कुर्सी और पैसे के लालच में अपने देश तो क्या अपने आने वाली 7 पुश्तों को भी बेच सकते हैं उनके लिए। यह खबर रॉबर्ट क्लाइव के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला था। और रॉबर्ट क्लाइव को जब यह बात पता चलता है कि उसकी मदद करने वाला सिराजुद्दौला का सेना नायक मीर जाफर है, तो वो और ही ज़्यादा खुशी से फूला न समाया और उसको एक पत्र लिखता है जिसमें वह अपने साथ मिलने का अनुमति मांगता है उनसे और उनको बताता है कि अगर आप हमारी सहायता करते हैं तो हम इस युद्ध के बाद आपको बंगाल के नवाब से नवाजेंगे हम लोग। किंतु एक प्रश्न अधिकतर लोग एक दूसरे से पूछते हैं और इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो जब उतरता सूरत के आसपास में है तो वो बंगाल के तरफ ही क्यों वो अपना पैर जमाना चाहता था। आखिर क्या ऐसा कारण था जो बंगाल जो है उनके लिए अहम गढ़ माना जाता था और बंगाल ही क्यों जीतना चाहता था। तो आइए समझते हैं हम लोग कि बंगाल ही वो उनका पहला ऑप्शन क्यों होता है। बंगाल जो था मुग़ल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग हुआ करता था और बंगाल जो है आज के समय का पूरा आपका बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये पूरा राज्य मिलकर के मुग़ल के समय का बंगाल हुआ करता था। लेकिन जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो हर एक प्रांत अपने आप में स्वतंत्रता घोषित
कर देता है, जिसमें से बंगाल भी एक प्रांत रहता है। और बंगाल जो है सबसे बड़ा उसका कारण था कि उसके किनारे पोर्ट था, जहाँ से एक शिप दूसरे जगह से कहीं ट्रैवल कर सकता था। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो ज़मीन था, खेती बाड़ी जहाँ से होता था, वो बंगाल ही हुआ करता था। और जब बंगाल स्वतंत्र होता है तब वहाँ पे अली वर्दी खान का अधिकार होता है। उनका कोई भी पुत्र नहीं होता है, केवल 3 ही बेटी होती हैं उनकी। सबसे बड़ी बेटी थी छसीटी बेगम, जिनको कोई भी बच्चा था ही नहीं। दूसरी और तीसरी जो बेटी थी उनको एक एक लड़का था, नाम जिनके नाम थे शौकतगंज और सिराजुद्दौला। अली वर्दी खान जो थे वो सिराजुद्दौला को काफ़ी ज़्यादा स्नेह और प्यार करते थे, और अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था उन्हें। 10 अप्रैल 1756 को अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और उनकी इच्छा अनुसार सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अपनी पॉलिसी हुआ करती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी यह पॉलिसी थी कि अगर कोई राजा, उसका कोई लड़का या बेटा नहीं है, तो उसके जगह पे उनकी बेटी को सत्ता नहीं दिया जा सकता है, पहला था। और दूसरा था कि जो राजा थे वो अंग्रेज़ों के सहमति के बिना किसी भी बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता था, उनकी इच्छा लेना ज़रूरी माना जाता था। लेकिन अली वर्दी खान जो थे उनका अपना कोई बेटा नहीं था, और उनकी जो बेटी थी उनका ये बेटे थे सिराजुद्दौला। तो इस नाते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सिराजुद्दौला को वहाँ का नवाब मानती ही नहीं थी बंगाल का। इधर बंगाल में खुद आंतरिक मामले चल रहे थे, जो कि गद्दी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उसमें हुआ क्या था कि जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, जिनको एक भी बच्चा नहीं था, वो शौकतगंज जो उनके मौसेरे भाई थे, उनको चाहती थी कि वो गद्दी पर बैठे। लेकिन सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठते हैं तो अपनी मौसी और एक और मौसी जो जिनके बेटे थे शौकतगंज, ये तीनों की हत्या करा देते हैं और उस गद्दी पे बैठ जाते हैं बंगाल के नवाब पे। मुगल सम्राट जो थे वो अंग्रेज़ों को निःशुल्क समुद्री व्यापार करने की छूट दिए थे, लेकिन अब अंग्रेज जो थे वो इनका दुरुपयोग कर रहे थे। वो निःशुल्क अपने व्यक्तिगत काम के लिए भी इनका यूज कर रहे थे, और वह उन्हें इस बात की आज्ञा थी कि यहाँ से सामान लेकर के वो सीधा इंग्लैंड लेके जाएं, लेकिन वो अब डायरेक्ट जो है चाइना से भी अपना व्यापार कर रहे थे। और तो और यहाँ के जो व्यापारी थे उन्हें उस समय टैक्स जो होता था, उन टैक्स नहीं बोल करके चुंगी बोला जाता था, तो वो चुंगी भी उन्हें नहीं देने का प्रोत्साहित करते थे और बोलते थे कि आपको भी ये बंगाल के नवाब को देने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी कारणों से बंगाल के नवाब जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं करते थे। जितनी भी व्यापारिक सुख सुविधाएं दी जाती थी, अंग्रेज जो थे इनका पूरी तरह से मिसयूज दुरुपयोग कर रहे थे, जो कि अब बंगाल के नवाब को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। और ठीक इसी समय पूरे विश्व में 7 वर्षीय यूरोपीय युद्ध छिड़ने वाली थी, जिस कारण से इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के आमने सामने लड़ने वाले थे। इस कारण से पूरे विश्व में और भारत में जहाँ कहीं भी अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, उनमें भी युद्ध की आशंकाएं दिखने लगी थी। इसी कारण से दोनों अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने लगे थे।
लेकिन जहां एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिनकी कुछ रवैयों के कारण से नवाब जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते थे, पसंद नहीं करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को, जबकि दूसरी तरफ फ्रांसीसी थे जो नवाब को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और उन्हें सपोर्ट भी करते थे। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो षड्यंत्र उनका यह था कि वह अपने अनुसार एक ऐसा आदमी को बंगाल का नवाब के तख्त पे बैठाना चाहते थे जो कि सिर्फ नाम का नवाब हो, बल्कि पूरे तरह से राज्य और सत्ता जो थी वो अपने हाथ में रखना चाहते थे और अपने इशारे पे मीर जाफ़र को चलाना चाहते थे। और मीर जाफ़र यह बात को समझ नहीं पाता है और उनसे जाकर के हाथ मिला देता है। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने किले की बंदी को रोकने के लिए आदेश जारी किया तो अंग्रेज जो थे वो इस पर ध्यान नहीं दिए और अपना किले का जो निर्माण का कार्य था वह परस्पर चलते रहता है। और जब यह बात सिराजुद्दौला को पता चलता है तो लगता है कि वह इनकी ताहीन कर रहे हैं और इनकी बात का कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो इससे सिराजुद्दौला काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते हैं और 4 जून 1756 को कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर देते हैं, जिसमें कई सैनिक आक्रमण से घबरा के वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पे अंग्रेज़ों की काफ़ी हार होती है और पराजय हो जाती है। कासिम बाजार पर जब इनका अधिकार हो जाता है तब शीघ्र ही वो कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में भी आक्रमण कर देते हैं, जहाँ पे भी अंग्रेज सैनिकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और फोर्ट विलियम्स में भी अब बंगाल के नवाब का अधिकार हो जाता है और कई अंग्रेजी सैनिक को गिरफ्तार भी किया जाता है। अब हम सब बात करेंगे कि काल कोठरी की घटना, ये घटना क्या हुई थी। आइए हम लोग समझते हैं काल कोठरी की घटना क्या थी। कासिम बाजार और फोर्ट विलियम्स में 146 अंग्रेजी सैनिक कैद कर लिए गए थे। उन्हीं 146 कैदी सैनिक को एक छोटी सी काल कोठरी में रखा गया था, जिसकी लंबाई चौड़ाई थी 18 फीट, 14 फीट और 10 फीट की। और सबसे मज़ेदार बात यह थी कि यह जो जेल जो था ये अंग्रेज़ों ने ही बनवाया था हिंदुस्तानियों और भारतीय अपराधी को बंदी बनाने के लिए, लेकिन आज अंग्रेजी सैनिक को ही यहाँ पे बंदी बना के रखा गया था। और यह समय था गर्मी का, जिस कारण से वहाँ पे 123 सैनिक की मृत्यु हो जाती है दम घुटने से और 23 सैनिक जो है जान बचा करके वहाँ से भाग जाते हैं। उन 23 सैनिक जो जिंदा बचते हैं वह भाग करके मद्रास चले जाते हैं और अंग्रेज़ों को इस पूरी घटना की जानकारी देते हैं। इससे अंग्रेज अफसर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह जल्द से जल्द कलकत्ता पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। और अंग्रेज अफसर जो थे वो पूरी इस घटना को काल कोठरी की दुर्घटना का नाम देते हैं। इस घटना के पश्चात अंग्रेज जो थे वह कलकत्ता पर आक्रमण कर देते हैं और इस आक्रमण के बाद मानिक चंद नाम के एक व्यक्ति को वहाँ का राजा घोषित कर देते हैं। मानिक चंद जो रहते हैं वो अंग्रेज़ों के मित्र और शुभचिंतक रहते हैं। और अंग्रेज़ों के इस युद्ध के बाद अब कलकत्ता जो है वो मुग़ल के हाथ से निकल जाता है और वहाँ पे ये अंग्रेज अफसर जो थे वो 9 फरवरी 1757 को दोनों पक्षों के बीच मानिकचंद और अंग्रेज अफसर जो थे उनके बीच में अलीनगर की संधि होती है। और इस संधि के बाद जितने भी व्यवहारिक अधिकार जो होते हैं वह उन्हें प्रदान करते हैं अंग्रेज अफसर।
इस आक्रमण के बाद अंग्रेज जो है अब फ्रांसीसी बस्ती में जाते हैं, चंदन नगर, और वहाँ पे जाकर के भी आक्रमण कर देते हैं और वो उस जगह को भी फ्रांसीसी से मुक्त कराकर अपने में मिला लेते हैं। और फ्रांसीसी जो रहते हैं वो नवाब के मित्र रहते हैं और नवाब इस घटना से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये अब हम सब समझते हैं कि मीर जाफ़र के साथ रॉबर्ट क्लाइव की गुप्त संधि जो है वो किस प्रकार होती है। रॉबर्ट क्लाइव के इस षड्यंत्र में सिराजुद्दौला के कई लोग शामिल थे, जिसमें जैसे कि राय दुर्लभ जो प्रधान सेनापति थे, मीर जाफ़र, फिर धनी व्यापाकीर और जगत सेवक आदि कई लोग अंग्रेज़ों के साथ मिल चुके थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें बहुत तरह के लालच दिए थे। किसी को धन का लालच दिया था, किसी को पोस्ट का लालच दिया था, और मीर जाफ़र को तो बाकायदा बंगाल का नवाब बनाने का ही लालच दे दिया था। अब जो मीर जाफ़र जो था वह अंग्रेज़ों की तरफ से मिल गया था, लेकिन अपना चेहरा दिखाने के लिए वो अभी भी जो है बंगाल के नवाब के साथ में ही था। और ये युद्ध शुरुआत कैसे होता, अगर सब कुछ ठीक होता, लेकिन अंग्रेज़ों ने यह आरोप लगाया कि अलीनगर की जो संधि हुई थी उसका आप लोगों ने उल्लंघन किया है, जिस कारण से अब ये युद्ध होगा। और अंग्रेज़ों को इस बात का एक बहाना भी मिल गया था और वो बहाना खोज भी रहे थे कि किसी तरह जो है राजा के साथ युद्ध करके और हम लोग इसकी गद्दी को हथिया लें। और अंग्रेज़ों का जो हमेशा से एक पॉलिसी ही रहता है कि वह दो लोगों को हमेशा लड़वा करके और खुद राज करना चाहते थे। तो जब भी दो पक्ष लड़ते थे या अंग्रेज़ों के द्वारा लड़ाया जाता था, तो अंग्रेज़ जो थे वो हमेशा कमज़ोर पक्ष वाले का ही साथ देते थे। इनके पीछे एक अलग सी लॉजिक थी कि अगर जो सबसे ताकतवर होते थे, अगर वह युद्ध में जीत जाते हैं और उनका षड्यंत्र के पीछे कि इस षड्यंत्र के पीछे अंग्रेज़ों का हाथ है, तो वो आसानी से अंग्रेज़ों को भी हरा सकते थे। लेकिन अगर जो कमज़ोर वाला पार्टी है उन्हें पता चलता था कि अंग्रेज़ों ने हमारी मदद की है, तो वो तो उनके एहसान के तले ऐसे भी दबे रहते और वो कभी चाह करके भी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ नहीं जा सकते थे, क्योंकि इस बात का उन्हें डर था कि हम तो ऐसे भी कमज़ोर हैं और जब वो नहीं जीत पाए जो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो हम कैसे जीत पाएंगे। तो ऐसे में होता क्या था कि दोनों राजाओं का जो रियासत था वो अंग्रेज़ों के अधीन चला जाता था। यही उनकी पॉलिसी थी, जो दो लोगों को बांटो और शासन करो। अब हम लोग समझते हैं कि प्लासी के युद्ध का आखिर परिणाम क्या होता है। प्लासी के युद्ध का परिणाम यह होता है कि जो बंगाल के नवाब रहते हैं उनकी हार तो तय थी, क्योंकि उनकी सेना का 95% जो सैन्य बल रहता है वो मीर जाफ़र लेके चला जाता है और वो सिर्फ 5000 सैनिक के साथ युद्ध करते हैं, जो कि उनकी हार हो जाती है बंगाल के नवाब के सिराजुद्दौला के। और उनकी संधि हो जाती है, अंग्रेज़ों की संधि होती है मीर जाफ़र से और उनको नवाब बना दिया जाता है बंगाल का। और इधर बंगाल के जो नए नवाब बनते हैं मीर जाफ़र, उनके जो पुत्र होते हैं वही बंगाल के पहले जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी हत्या कर देते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद अब बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ जाती है और अंग्रेज ही नवाब बन जाते हैं, क्योंकि वह अपने तो षड्यंत्र के अनुसार मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाते हैं और वो सिर्फ एक कठपुतली मात्र होते हैं। वास्तव में बंगाल के असली नवाब अंग्रेज ही बनते हैं। प्लासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध था ही नहीं, यह एक षड्यंत्र और विश्वासघात का प्रदर्शन था। एक प्रसिद्ध
इतिहासकार जिनका नाम पानी बकर था, उनके अनुसार प्लासी का युद्ध हुआ ही नहीं, यह एक सिर्फ विश्वासघात था और इसका सिर्फ परिणाम अंग्रेजों के फेवर में ही निकला। इसलिए इस युद्ध को विश्व के सबसे निर्णायक युद्ध में स्थान मिला कि इस युद्ध के द्वारा ही बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध को, जो कि लड़ रहे थे ऑन ग्राउंड रॉबर्ट क्लाइव ही, उन्होंने इस युद्ध को क्रांति की संज्ञा दी। वास्तव में एक क्रांति ही थी, क्योंकि इसके द्वारा भारत के इतिहास की धारा में एक महान परिवर्तन आ गया। एक और व्यापारिक संस्था जो बंगाल में राजनीतिक डोर अपने हाथों में ले रही थी, जो कि आने वाले समय में पूरे भारत में का इतिहास बदलने जा रही थी। अब हम लोग समझते हैं कि प्लासी के युद्ध का राजनीतिक परिणाम क्या होता है। इसके राजनीतिक परिणाम भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हुए। इसके द्वारा एक जो व्यापारिक संस्था थी, जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, वह अब भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने जा रही थी। भारत जो है वह मुगल के हाथों से निकलकर अब अंग्रेजों की हाथ में जा रहा था। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और उस समय पूरे विश्व में कॉलोनी ब्रिटिश के बन रहे थे, जिसमें भारत भी उनका एक कॉलोनी हुआ करता था। और यह भारत जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य माना जाता था पूरे विश्व में। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकलता है। देखिए, दो बात को समझना हम सब के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, कुछ भी चीज़ यहाँ पे अस्थायी नहीं होता है, हर चीज़ यहाँ पे टेम्प्रोरी है, जिसका कोई भी समय काल नहीं है। अंग्रेज़ों ने किसी समय मुग़ल से यह भारत को छीना था, लूटा था धोखे से, और एक समय आता है जब भारत की जनता जो है वो पूरे शक्ति के साथ उनसे युद्ध करती है और उन्हें भारत से खदेड़ देती है। उनकी शासन जो है उनको नेगलेक्ट कर देती है, छोड़ देती है और भारत में एक लोकतंत्र को स्थापित करती है। दूसरी बात हम सबको यह समझना है कि भारत में या किसी भी देश में सबसे ज़्यादा खतरा बाहरी आक्रमणकारी से नहीं है या घर में, हमेशा सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है इंटरनल जो मतभेद होते हैं उससे। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इस युद्ध में यह समझा कि प्लासी की जो युद्ध का जो एक निर्णय या निष्कर्ष जो निकला, परिणाम जो निकला, वह एक षड्यंत्र के कारण हुआ। एक आदमी जिसका लालच ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी के का यह परिणाम है कि यह भारत की दशा हुई थी। और अंत में हम लोग यह बात समझ लें कि आखिरकार मीर जाफ़र के साथ अंततः क्या होता है। तो जब बंगाल के नवाब के रूप में मीर जाफ़र को बैठा दिया जाता है, तो वह तो सिर्फ एक कठपुतली के राजा होते हैं, उनका कुछ भी चलता नहीं है वास्तव में। तो बंगाल के राजा ब्रिटिशर ही थे, जो कि रॉबर्ट क्लाइव थे। जब उनका अत्याचार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मीर जाफ़र जो रहते हैं वो अपने दामाद मीर कासिम को अंग्रेज़ों के पास भेजते हैं कि आप जो है हम मेरे तरफ से कुछ पैरवी कीजिए और ये जो अत्याचार कर रहे हैं उन पे कहिए थोड़ा रोक लगाने के लिए, और हमारे खर्चे पानी के लिए कुछ हमारा पेंशन बढ़ा दिया जाए। तो जो मीर कासिम रहते हैं
वो भी वही काम करते हैं जो एक समय में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफ़र करते हैं। वह क्या करते हैं कि अंग्रेज़ों से जाकर के मिल जाते हैं और उनके लिए थोड़ी सी पेंशन की रकम जो रहती है उनको बढ़ा देते हैं। बाद बाकी इनकी कोई भी मांग पूरी नहीं होती है और जो इनके दामाद रहते हैं मीर कासिम, वह अब अंग्रेज़ों के लिए काम करने लगते हैं। तो यह बात भी समझना होगा कि जो जिस तरह का कर्म करता है उसको इसी धरती पे उसका परिणाम भी मिल जाता है। तो आइए हम लोग अपने आने वाले वीडियो में कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.